हेलो एवरीवन, कैसे आप लोग? आई होप आप अच्छे होंगे। वेलकम टू द अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ फिजिक्स वाला। मेरा नाम है ओम और आप देखना शुरू कर चुके हैं एक प्यारी खूबसूरत सी सीरीज जहां पे मैं आपको 10 मिनट के अंदर एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट सिखाने की कोशिश करता हूं। और आज हमारे डिस्कशन का टॉपिक होने वाला है पोटेशियम डाइक्रोमेट। इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके पेपर में देखते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले हम देखते हैं कि भैया क्रोमेट आयन एंड डाइक्रोमेट आयन में अंतर क्या है और इसके थोड़ा सा स्ट्रक्चर के बारे में हम सीखते और समझते हैं। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। पहले देखें ये क्या है, H2CrO4। इसको कहते हैं क्रोमिक एसिड। क्या कहते हैं इसको कहते हैं क्रोमिक एसिड। क्लियर है जी? यस सर, ठीक है जी। क्रोमियम का ये जो एसिड है इसको कहते हैं क्रोमिक एसिड। इस क्रोमिक एसिड में से अगर सारे H+ हटा दिए जाएं तो क्या बचेगा भैया? CrO4। क्या बचेगा यहां पे? 2 नेगेटिव। तो क्रोमिक एसिड कभी भी इक एसिड हो, इक एसिड हो तो उससे क्या कहते हैं? 8 आयन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 8 आयन। बताता हूं क्या कहना चाहता हूं, ये देखिएगा। क्रोमेट आयन इसको क्या कहेंगे भैया? क्रोमेट आयन कहेंगे। क्रोमिक एसिड से बनता है क्रोमेट आयन, ठीक है जी। अब जो क्रोमिक एसिड है, अगर इसी को डबल कर दिया जाए, ध्यान से सुनना, 2 टाइम H2CrO4 -H2O, तो बताइए क्या बचेगा, क्या मिलेगा? यहां के बाद आपको क्या मिलेगा, क्या बता सकते हैं? यस सर, यहां पे हम लिखेंगे H2Cr2O7 करके देखिए क्या होगा। H4 हो जाएगा, Cr2O8, वाटर घटाते ये मिल जाएगा, ठीक है जी। इसको क्या बोलोगे? बोलो, ये तो क्रोमिक एसिड है। अब 2 बार करके हमने एक वाटर निकाला तो क्या बनता है भाई? बोलो, या इसको बोल सकते हो पायरोक्रोमिक एसिड, ये बोल सकते हो। लेकिन इसका जो नाम होगा, वो जो जनरली फेमस है, वो नाम बोला जाता है डाइक्रोमिक एसिड, क्योंकि हमने 2 बार क्रोमियम ले रखा है। तो लिखते हैं डाइक्रोमिक एसिड। यहां पे पायरो वाली चीज नहीं यूज करते, डाइक्रोमिक एसिड, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? डाइक्रोमिक एसिड कहते हैं। अब इस डाइक्रोमिक एसिड में से अगर मैं दोनों H+ हटा दूं, ध्यान से सुनना भैया, दोनों H+ हटा दूं तो क्या बन जाएगा? Cr2O7 2 नेगेटिव बन जाएगा। इसका नाम बताइए। अगर ये डाइक्रोमिक एसिड है तो इसका नाम क्या होगा? डाइक्रोमेट आयन। इसका नाम क्या होगा मेरे भैया? डाइक्रोमेट आयन। क्लियर है जी? यस। अगली चीज सुनना, अगर मैं इसमें से एक वाटर निकाल दूं, इसी वाले मॉलिक्यूल में से एक वाटर निकाल दूं तो क्या होगा बताइए? 1 मिनट। अगर मैं इसी में से एक वाटर निकाल दूं -H2, ठीक है जी। अगर मैं इसमें से एक वाटर निकालूंगा तो यहां पर बन जाएगा, देखिए बन जाएगा Cr2O6। लेकिन Cr2O6 जैसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करता, तो कैसा लिखते हैं हम? CrO3 टाइप लिखते हैं, है ना। इसी को कैसे लिखेंगे? 2 टाइम्स CrO3। अरे इसी को लिख सकते हैं ना भैया कॉमन लेकर के, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स CrO3। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि CrO3 जो ऑक्साइड है वो एनहाइड्राइड है इस वाले एसिड का? कह सकता हूं क्या? तो पेपर में अगर पूछा जाए कि CrO3 जो है वो किस एसिड का एनहाइड्राइड है, तो आप कहना H2Cr2O7 का। किसी एसिड में से अगर वाटर घटाने के बाद वो ऑक्साइड मिलता है, तो जो ऑक्साइड मिला उसको एनहाइड्राइड ऑफ दिस एसिड कहते हैं, जिससे कि वो बना हुआ है, जिससे वो पैदा हुआ है। ये बात समझ में आ गई? यस। तो ये पहले ये बात समझ में आनी बहुत जरूरी है। आगे बढ़ते हैं इनके स्ट्रक्चर पर। CrO4 2 नेगेटिव। पहले जानिए कि क्रोमियम पर कितना ऑक्सीडेशन स्टेट है। आप कहेंगे +6 है। क्रोमियम मैक्सिमम +6 जा सकता है, तो यहां पर भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर की बात करें तो अच्छा एक बात बताइए, क्रोमियम पे अगर +6 हो तो क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलेगा? बताइए। क्रोमियम का क्या होता है भैया? आप कहेंगे 4s1 3d5। सारे निकाल दिए तो भैया क्या होगा? 3d0। यहां पर क्या लिखोगे? 3d0। कोई भी इलेक्ट्रॉन डी के अंदर मौजूद नहीं होता है। आइए यहां पे देख लेते हैं, क्या ये जो हमारा क्रोमियम है और यहां जो क्रोमियम है, क्या ये पैरामैग्नेटिक है? नहीं, ये डायामैग्नेटिक है, क्योंकि इसके अंदर तो इलेक्ट्रॉन ही नहीं है जी। अच्छा, अब सुने, यहां पर अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें तो Cr डबल बॉन्ड O, और यहां पर क्या बन जाएगा? ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज, यहां पर भी ऑक्सीजन की खोपड़ी पर नेगेटिव चार्ज। ऐसा बनेगा ना? अरे यार सल्फेट की तरह ही तो है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सुनना भैया, ये जो आपका क्रोमियम ये वाला है, मतलब कि क्रोमेट आयन है, वो क्रोमेट आयन जो होता है वो येलो कलर का होता है। कैसा होता है? वो येलो कलर का होता है। और जो डाइक्रोमेट आयन होते हैं वो ऑरेंज कलर के होते हैं, और अच्छे खासे ऑरेंज, मतलब ऐसा नहीं कि पेल
टाइप का, मतलब खराब टाइप का नहीं, बहुत ही शानदार ऑरेंज कलर की क्रिस्टल्स मिलते हैं सॉलिड फॉर्म में। समझ बात आ गई। अब प्रश्न ये उठता है कि ये कलर आए कैसे होंगे। भैया एक बात बताओ, यहां पे जो क्रोमियम है उसमें +6 है, यहां पर भी +6 है, मतलब यहां पर 3d0 डी के अंदर कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो dd ट्रांजिशन तो हो नहीं सकता। अगर dd ट्रांजिशन नहीं तो कलर कैसे आ रहा है? ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलते हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो क्रोमियम +6 की तरफ क्या हो रहा होगा? ट्रांसफर। तो यहां पर इसको बोला जाता है कि यहां पर लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर स्पेक्ट्रा हो रहा है। लिगेंड ने, ये हमारा सेंट्रल मेटल है, ये हमारा लिगेंड है, लिगेंड क्या कर रहा है? सेंट्रल मेटल को इलेक्ट्रॉन देने की कोशिश कर रहा है, तो लिगेंड टू मेटल चार्ज जो है क्या हो रहा है? ट्रांसफर हो रहा है, ऐसा लिखना है। लिगेंड टू मेटल चार्ज ट्रांसफर होने की वजह से ये कलर आता है, तो LMCT की वजह से ये कलर दिखाई देता है। सिंपल यही बोलना है कि जहां 3D में आपको दिख रहा है कि 0 इलेक्ट्रॉन है तो dd ट्रांजिशन पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल नहीं है तो इलेक्ट्रॉन यहां ट्रांसफर होने की वजह से कलर आता है और इस वजह से यहां पे येलो कलर दिखाई देता है। और अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या सेम होगी, तो जवाब देना हां, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना परफॉर्म की जा सकती है आराम से। रेजोनेंस की फिनोमिना आराम से की जा सकती है। देखो ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और ये पाई बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन उठ करके ऑक्सीजन की खोपड़ी पर जाएंगे। ये चीज यहां पॉसिबल है क्या? यस सर पॉसिबल है। जैसे आपने इधर किया रेजोनेंस, इसका एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, यहां से भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा इनके बीच में। ये नेगेटिव चार्ज यहां आएगा और ये यहां आएगा, और आपको पता है कि अगर यहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना होगी तो सारे के सारे बॉन्ड लेंथ क्या होंगे? सेम होंगे। तो क्या लिखोगे? ऑल बॉन्ड्स आर सेम। कौन से बॉन्ड की बात हो रही है? कौन से बॉन्ड्स की बात हो रही है भैया? क्रोमियम एंड ऑक्सीजन। क्रोमियम एंड ऑक्सीजन के सारे बॉन्ड यहां पे सेम होंगे, सारे बॉन्ड यहां पर सेम दिखाई देंगे। और जब हमारा क्रोमियम है वो टेट्राहेड्रल होगा। कैसा होगा? टेट्राहेड्रल। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि यहां पर क्या दिख रहा है? क्रोमियम के किनारे किनारे आपको, बोलो भैया, यहां पे आप कह सकते हो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। क्या होगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसके किनारे 4 क्या लगे हुए हैं? साइड एटम लगे हुए हैं, और ये टेट्राहेड्रल फैशन में ही अरेंज्ड होंगे। क्लियर है जी? पाई बॉन्ड कैसे बना होगा बताइए? ये जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन कहां का है? सेकंड पीरियड एलिमेंट का, तो इसलिए हमेशा पाई बॉन्ड बनाते वक्त कोई भी सेकंड पीरियड का एलिमेंट सिर्फ p ऑर्बिटल यूज कर सकता है। तो ये अपना p ऑर्बिटल यूज करेगा और क्रोमियम अपना d ऑर्बिटल यूज करेगा, तब जाकर के इनके बीच में पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन हो पाएगा। इतनी बात क्लियर है जी? हाँ ठीक है, ओके। तो ये लाइन समझ में आनी चाहिए, और यही कहानी आपको यहां नीचे भी देखने को मिलती है। चलिए नीचे वाले का स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन? मतलब ये हमारा डाइक्रोमेट आयन। क्या भैया स्ट्रक्चर बनाओ? कैसे बनाओगे? Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, एक और बना लीजिए Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O। कितने नेगेटिव चार्ज है भैया? 2 नेगेटिव चार्ज। तो एक इस तरीके से लगा दीजिए, एक भैया इस तरीके से लगा दीजिए। और सुनिए भैया, कितने हो गए? 3 3 6, लेकिन 7 थे ना, तो एक ऑक्सीजन इनके बीच में ला करके इस तरीके से कनेक्ट कर दीजिए। देखिए भाई, समझ में आ रहा है? ठीक लग रहा है क्या? यस। क्या यहां पर सारे बॉन्ड सेम होंगे? तो जवाब है नहीं। यहां पर देखें, ये मान लीजिए यहां पर तो रेजोनेंस हो रहा है, देखना यहां पर रेजोनेंस हो रहा है, इसी तरीके से यहां पे भी रेजोनेंस होगा, सिमिलरली यहां पे भी रेजोनेंस देखने को मिलेगा। तो मतलब यहां पे इतने तीनों में रेजोनेंस चल रहा है, यहां अब तीनों में रेजोनेंस चल रहा है, लेकिन ये वाला ऑक्सीजन रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं है, तो आप कहेंगे कि यहां 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। मतलब 2 टाइप की बॉन्ड लेंथ देखने को मिलती है। अगर मैं बोलूं कि ये वाला बॉन्ड लेंथ x एंगस्ट्रॉम है, तो ये वाला बॉन्ड लेंथ भी x एंगस्ट्रॉम आएगा, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला, ये y एंगस्ट्रॉम होगा, इससे अलग होगा। ठीक है? ये अगर x एंगस्ट्रॉम है और ये x एंगस्ट्रॉम है, तो ये क्या है? y है। तो देखना, ये वाला y होगा, ये x 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 होगा, क्योंकि यहां पर रेजोनेंस की फिनोमिना चल रही है। क्या आपको इतनी बात समझ में आ गई? बोलो भैया। ऐसे क्वेश्चन पेपर में पूछे जा सकते हैं, है ना, क्योंकि पूछे जाते रहे हैं, तो भैया भरोसा नहीं कर सकते, दोबारा पूछ लेंगे वो। ठीक है जी? मामला क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ऑरेंज कलर क्यों आया? कहानी वही सेम है कि क्रोमियम पे क्या था, अभी भी +6 है, ये नेगेटिव चार्ज यहां की तरफ ट्रांसफर हो रहा होगा, इस वजह से यहां पर कलर आ रहा होता है। इतनी बात क्लियर है? यस। इसमें कोई दर्द परेशानी समस्या नहीं होनी चाहिए। अगला देखते हैं, प्रिपरेशन ऑफ पोटेशियम डाइक्रोमेट। कई बार बच्चे इसको रट्टा मारने के चक्कर में याद नहीं रख पाते। मैं आपको तरीके ऐसे समझाऊंगा, लॉजिकल लर्निंग करेंगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, तब जाके बुद्धि खोपड़ी खुलती है आपकी। आइए देखते हैं कैसे बनाते हैं पोटेशियम डाइक्रोमेट। पोटेशियम डाइक्रोमेट का मतलब समझते हो क्या हो जाएगा? K2Cr2O7। भैया
Cr2O7 2 नेगेटिव होता है, डाइक्रोमेट तो पोटेशियम लगाया तो 2K+। इसको बनाएंगे हम क्रोमाइट और से, जो कि है FeCr2O4, और देखने का नजरिया बदलेंगे, नजारे बदल जाएंगे। क्या है मामला, FeO.Cr2O3। क्या मैं इस चीज को ऐसे लिख सकता हूं? एकदम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहां पर जो FeO है वो बेसिक होता है, बेसिक ऑक्साइड है। Cr2O3 जो है वो एक एम्फोटेरिक ऑक्साइड है। तो दोनों मिलकर के एक क्या कर सकते हैं, एक सॉल्ट बना सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो ये क्रोमाइट और क्या है, क्रोमाइट और क्या है, क्रोमियम का समझ लीजिए कि एक और है, ठीक है जी, इस तरीके से समझ लीजिए। आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं भैया, और तो जानते होंगे, है ना। ओके, यहां पे देखें जो FeCr2O4 प्लस हमें रिएक्शन किसके साथ करानी है, Na2CO3, और यहां पर एयर भी लिखा जा सकता है या O2 गैस भी लिखा जा सकता है। प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि यहां पर क्या प्रोडक्ट बनेगा। आप देखिए कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, बुद्धि लगाने की कोशिश करेंगे। इस भाई साहब को उसकी तरह लिखिए, क्या लिखा जाएगा, यह लिखा जाएगा FeO.Cr2O3, ठीक है, इसको लिख सकते हैं। अब ये सॉल्ट था, उसको इस तरीके से लिख दिया, तो क्या मैं इसको नहीं लिख सकता, ये भी तो एक सॉल्ट है, इसको लिखोगे तो लिखा जाएगा Na2O। अरे 2 सोडियम के लिए 1 ऑक्सीजन की जरूरत होगी, डॉट CO2। ये देखना, ये वाला एसिडिक पार्ट है, ये वाला बेसिक पार्ट है, मिल करके उन्होंने सॉल्ट बना दिया। यहां पर ये वाला बेसिक पार्ट है, ये एम्फोटेरिक, मिल करके इन्होंने सॉल्ट बना दिया। ठीक है जी, आप समझना, जब हम ऑक्सीजन गैस पास करेंगे तो इनके ऑक्सीडेशन होंगे। जो FeO है वो भी ऑक्सीडाइज होगा, और जो हमारा Cr2O3 है वो भी ऑक्सीडाइज होगा। ठीक, अब सुनना होगा क्या, ये पार्ट जब ऑक्सीडाइज होता है तो ये अपने आप को Fe2O3 बनाता है। क्यों? क्योंकि आयरन का +3 स्टेबल होता है, तो +2 से +3 में आ जाएगा जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। यहां पर क्या होगा, क्रोमियम पे +3 था, क्रोमियम के +3 से अपने आप को वो +6 में कन्वर्ट कर लेंगे। किसमें? ये भाई साहब क्रोमियम के +6 में कन्वर्ट कर लेंगे। अब सुनना अगली लाइन ध्यान से कृपया, ये वाला क्या है भैया, CrO3, क्रोमियम पे +6, और किसी भी मेटल पे कभी भी +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो वो एसिडिक नेचर का होता है। इसका मतलब ये एसिडिक ऑक्साइड है। ये क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। मैं आपसे प्रश्न पूछता हूं, क्या ये एसिडिक पार्ट इसके CO2 के साथ रिएक्शन करेगा? जवाब दीजिए नहीं, क्योंकि CO2 भी एसिडिक पार्ट है, वो इस बेसिक पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा, वो इस बेसिक पार्ट के साथ रिएक्शन करेगा। तो ये आपस में क्या करेंगे, गठबंधन, ये दोनों आपस में करेंगे गठबंधन, तो प्रोडक्ट के तौर पर बनेगा Na2, यहां पर अगला क्या हो जाएगा, Na2CrO4। ध्यान रखिए, एक बार समझने में टाइम लग सकता है, लेकिन एक बार समझ गए तो प्रॉब्लम आगे नहीं होगी। ठीक, इन्होंने आपस में, ये सब लॉजिकल है यार, यहां से बेसिक, यहां का एसिडिक पार्ट आपस में रिएक्शन कर गया। अब सुनना ध्यान से, बचा क्या, बचा क्या, उसको छाप दीजिए। ये बचा आपका Fe2O3 बचा, प्लस CO2 था, तो यहां से CO2 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा, CO2 गैस के फॉर्म में उड़ जाएगा। तो देखिए आपके पास क्या बन गया, आपने यहां पर क्रोमाइट और से शुरुआत करी और रिएक्शन उसकी करा दी सोडियम कार्बोनेट के साथ, तो आपको यहां पर मिल जाता है सोडियम क्रोमेट। CrO4 2 नेगेटिव, क्रोमेट तो सोडियम क्रोमेट मिल जाता है। अब आपको जो सोडियम क्रोमेट मिला है, क्या बोल रहा हूं मैं, आपको जो सोडियम क्रोमेट मिला है उसमें आप एसिड डाल दीजिए, और जब कभी भी, ध्यान से सुने, जब कभी भी आपके सामने, यहां पे मैं बना देता हूं, CrO4 2 नेगेटिव आए और इसको कन्वर्ट करना हो Cr2O7 2 नेगेटिव में, तो कन्वर्जन सीख लीजिए। ठीक है, ये हमारा जो क्रोमेट आयन होता है, क्रोमेट आयन से हमें अगर डाइक्रोमेट आयन में जाना है तो हमें H+ डालना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, H+ डालना पड़ता है। और जो Cr2O7 है, क्रोमियम और क्रोमियम के बीच में जो ऑक्सीजन होता है यहां पर, वो वाला बॉन्ड अगर तोड़ना है तो हम OH नेगेटिव से अटैक करा देते हैं। OH नेगेटिव से अटैक होने के बाद ये वाली चीज टूट जाती है ना। जो डाइक्रोमेट में ऐसा था ना, क्रोमियम ऑक्सीजन क्रोमियम, बाकी स्ट्रक्चर भी है यहाँ पे, लेकिन OH नेगेटिव क्या करता है, OH नेगेटिव यहाँ एक पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन इस तरीके से यहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये वाला पार्ट अलग हो जाता है, ये वाला पार्ट अलग हो जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा डाइक्रोमेट होता है वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, बेसिक सॉल्यूशन में, आप कहेंगे CrO4 2 नेगेटिव, मतलब कि क्रोमेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये बेसिक बात आपको पता होनी चाहिए, इसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है मेरे भाई, है ना। दोनों को जब H+ प्रेजेंट है तो क्या होगा, डबल कर देगा, इधर ले जाकर के डाइक्रोमेट बनाएगा, लेकिन उसको तोड़ देगा OH नेगेटिव। ठीक, ओके। अब यहां पर क्या होगा बताइए, प्रोडक्ट बताइए। आप कहेंगे भैया देखिए H+ डाला, एसिड डाला, इसका मतलब यहां पर बनेगा Na2Cr2O7, निश्चित रूप से यही बनेगा, इसमें कोई शक नहीं है। ठीक है, हमने क्या करा, क्रोमेट में H+ डाला, डाइक्रोमेट बन जाएगा, और डाइक्रोमेट में हम KCl डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये K+ एंड Cl नेगेटिव होगा।
K प्लस एंड Cl नेगेटिव, तो K प्लस क्या करेगा, Na प्लस को हटा करके यहां पर हो जाएगा K2Cr2O7। तो इस तरीके से K2Cr2O7 बनाया जाता है। इन पर बेस्ड क्वेश्चन आए हैं, भविष्य में दिखाई देंगे। एनी क्रोमेट आयन विथ एसिड गिव्स डाइक्रोमेट आयन। क्लियर जी? अच्छा जी, यही लाइन पढ़ लीजिए। द क्रोमेट्स एंड डाइक्रोमेट्स आर इंटर कन्वर्टिबल इन एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। यहां पे देखिए, यहां पे अगर H प्लस डाल दिया तो डाइक्रोमेट बनेगा, डाइक्रोमेट में अगर हमने OH नेगेटिव डाल दिया तो टूट जाएगा। कुछ रिएक्शन बाकी हैं। जो हमारा K2Cr2O7 H प्लस है, ध्यान दीजिएगा, यहां पर आपको पता है कि क्रोमियम +6 में है। क्रोमियम +6 जब अपने आप को रिड्यूस करता है तो रिडक्शन के बाद ये अपने आप को क्रोमियम +3 बनाता है। क्या बनाता है? बोलो भैया, क्रोमियम +3 बनाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, पूरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये ऐसा ही बिहेव करेंगे। ठीक है जी, क्रोमियम +6 वाला +3 में कन्वर्ट होता है इस तरीके से। इस वजह से ये अपना रिडक्शन करा रहे हैं। अगर ये अपना रिडक्शन करा रहे हैं तो दूसरे का ऑक्सीडेशन कराएंगे, मतलब कि ये एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यूज किए जा सकते हैं। इन पे कोई सख्त समस्या नहीं है। आइए देखते हैं, अगर मैं K2Cr2O7 H+ के साथ मैं H2S की रिएक्शन करवाऊं तो इसको आप समझते हैं कि इसको कैसे लिखा जा सकता है। इसमें आपको पता है कि सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा। सल्फर की खोपड़ी पर 2 नेगेटिव चार्ज होगा, जो कि ऑक्सीडाइज होकर के क्या बना देगा? सल्फर। ध्यान सुनना, सल्फर पे 2 नेगेटिव चार्ज है, यहां पर 0 चार्ज है, तो -2 से 0 जाना ऑक्सीडेशन करना होता है। किसने किया? भाई साहब ने किया। अगर ये इनको ऑक्सीडाइज करेंगे तो खुद का क्या हाल करेंगे? खुद को बेहाल करेंगे और साथ में अपने आप को क्रोमियम +3 बनाएंगे। कोई समस्या नहीं होने वाली। अगली चीज देखिए, अगर टिन पर 2+ है, और आपको एक बात पता है, इनर्ट पेयर इफेक्ट में एक चीज पढ़ाई जाती है कि जो SN4+ होता है वो ज्यादा स्टेबल है। अगर SN4+ ज्यादा स्टेबल है तो वो खुद को SN4+ बनाएगा। यहां नहीं लिखना था, ये चीज यहां लिखनी चाहिए था ना, प्रोडक्ट है ये। तो यहां पर क्या लिखेंगे? SN4+। क्यों कन्वर्ट हुआ? रीजन समझ में आया? ज्यादा स्टेबल ये था, इसलिए ये इसमें जाना चाहेंगे खुद से भी, है ना। ये भाई साहब क्या करेंगे? तब अपने आप को रिड्यूस करेंगे। तो साथ साथ आप क्रोमियम +3 लिखने की आदत डालने, ताकि गलती ना हो पेपर में। आयरन पे 2+ है, ये ऑक्सीडाइज होकर के आयरन पे +3 बना देगा। क्या बना देगा जी? +3 बना देगा। आयरन +3 में कन्वर्ट हो जाएगा, क्योंकि +3 स्टेबल होता है किसका? +2 आयरन का। चेक करिएगा उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, आपको यहां पर हाफ फिल्ड डी ऑर्बिटल्स दिखने लग जाएंगे। फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ, आनंदमयी चीज थी। ठीक है जी, यस, ये बन जाएगा। अगला देखिए, आई पर नेगेटिव है, अब आयोडीन पे माइनस है, उसको 0 कर दें तो अच्छी बात होगी, है ना। तब इसका मतलब वो ऑक्सीडाइज हो चुका है और क्रोमियम किस में जाएगा? +3 में जाएगा। शायद आपको मजा आया हो, आनंद आया हो। मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, सीरीज को जरूर फॉलो करिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।